नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देख रहे थे और ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को अगर हम समझते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं तो भारत में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसकी जो प्रणाली है वो हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह है कि सीधे जो जनता है, जो लोग हैं, अपने प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए एमपी और एमएलएज ही प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। ये भारत के अंदर हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का यह हिस्सा होता है। लेकिन हमारे समक्ष एक क्वेश्चन आता है मित्रों कि व्हाई वी यूज इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। दैट इज द क्वेश्चन, व्हाई इनडायरेक्ट इलेक्शन। हम देखते हैं तो इसके कई कारण हमारे पास हो सकते हैं। एक तो यह है कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वह नॉमिनल हेड होता है, रियल हेड नहीं होता है, नॉमिनल हेड होता है। एक कारण इसका यह बताया जाता है। दूसरा यह होता है कि अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन कर देंगे तो टू सेंटर्स ऑफ पावर हो जाएंगे, और टू सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर आपस में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। तीसरा, हम देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। इन सब कारणों को देखते हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन को राष्ट्रपति की प्रणाली के लिए, राष्ट्रपति की प्रणाली के लिए या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत में हमने अपनाया। मित्रों, भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव है अगर हम देखते हैं तो यह सामान्य तौर पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से होता है और यह एक निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया से गुजरता हुआ यह इलेक्शन संपन्न होता है। यहां पर हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को हिंदी में अगर हम बात करें, एक बार इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि अगर हम बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मित्रों, इसका जो प्रतिपादक था, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको। इसका जो प्रतिपादक था वह टॉमस हेयर था। इसको हेयर प्रणाली भी हम बोलते हैं, टॉमस हेयर। और इसका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब सामान्य तौर पर यही होता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं वह अपने वोट को वरीयता के आधार पर बांट देते हैं, यानी कि एक से दूसरे, यानी यहां पर मान लीजिए 4 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक एमएलए अगर आएगा तो वो प्रेफरेंस देगा। मान लो 2 को 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको, यानी इसको सिंगल ट्रांसफरेबल हो जाती है। और मान लीजिए कि किसी भी के पास भी कोटा प्राप्त नहीं होता है। जो कोटा मतलब है कि चुनाव जीतने के लिए निर्धारित किए गए वोटों का एक मापन, एक तो वहां तक नहीं आता तो वो लास्ट वाला हट जाता है और जिसको कम वोट मिलते हैं और वो 3 आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रोसीजर लगातार चलता रहता है और इसी प्रोसीजर से हम लगातार काम भी करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के अंदर ये सामान्य तौर पर ये चीजें देखने को मिलती है। अभी हम आगे ये देखने वाले हैं कि निर्वाचन प्रणाली के आयाम क्या होने। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि मीन्स द ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी सीक्रेट बैलेट पेपर के माध्यम से यह इलेक्शन संपन्न होता है। देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है। भारत के अंदर हम डाइवर्सिटी देखते हैं, विभिन्न रिलीजन्स हैं, एथेनिसिटी हैं,
कास्ट हैं, क्लासेज हैं, इन सबको किस प्रकार से जो हेड ऑफ स्टेट है उसके अंदर समायोजन किया जाए और उसके अंदर इन सबका महत्व हो, ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन बना रहे सोसाइटी का, समाज का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, और उनको लगे कि हाँ हम सिंगल है फिर भी हमारा वोट का महत्व हेड ऑफ स्टेट के अंदर उतना ही है। तो इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भारत के अंदर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुना गया था। मित्रों, यहां पर आप इस स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, ये देखो थोड़ा टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कठिन भी है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा कि इलेक्टोरल कोटा क्या है। यानी कि जो चुनाव जीतेगा उसको कितने वोट मिलना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहां पर दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, यानी हम मान देते हैं कि 100 टोटल वोट पड़े हैं प्रेसिडेंट के सिस्टम के लिए। उसके अलावा हम उसमें डिवाइड बाय 2 + 1 कर देते हैं, तो देखते हैं कि 2 को अगर काटते हैं तो 50 + 51% है। यानी कि वह व्यक्ति जिसको 50% वोट मिल जाते हैं या 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल होगा। अब अभी ये और जटिल प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। अभी हमने बता दिया इलेक्टोरल कोटा, यानी याद रखिएगा कि जितने वोट होंगे, मान लीजिए कि टोटल वोट जो पड़ रहे हैं, इतना मानकर चलिए कि जितने टोटल वोट पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं 1 करोड़, इतना मानकर चलिए। अब इन 1 करोड़ वोट में से जिसको 51 करोड़ वोट मिल जाएगा वह भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। यानी इससे नीचे वाले सिस्टम के अंदर ही प्रोपोर्शनल या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता रहता है, और जब तक किसी भी कैंडिडेट को 51% का वोट सिस्टम प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह उस प्रक्रिया की तरफ नहीं बढ़ पाता, यानी कि वह राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं जीत पाता। यहां पर आप देख पा रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर आने वाला है, हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड। ये मैंने लास्ट में से लिया क्योंकि पहले थोड़े टेक्निकल चीजों को आप जान लीजिए। हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड, यानी इसके अंदर या इसके इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेंगे, कौन हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो देख, देयर इज द नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट। एन इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर ये आ जाएंगे। An electoral college elect him. The electoral college responsible for president election comprise elected members. देखिए, अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आएगा, तो याद रखिएगा, पहला लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। याद रखिएगा, इलेक्टेड का मतलब यहां पर नॉमिनेटेड नहीं। लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वह राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल जो कॉलेज होगा उसका पार्ट होगा, पहला। दूसरा क्या होगा, जितनी भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर, यानी 29 राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर, यानी कि याद करिए यहां पर जो इलेक्टेड है, नॉमिनेट नहीं है। और वहां पर हम देखते हैं कि कहीं पर बाइकैमरल होता है, विधान परिषद भी होता है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई भी सदस्य, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होते हैं। थर्ड है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जे.एंड.के। याद करो, जे.एंड.के अभी 370 और 35 से हटा दिया गया, तो उसके बाद यानी इन तीनों असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी इसके अंदर हिस्सा लेंगे। यानी 29 स्टेट प्लस 3 ये हो जाएगा, तो अपना 32 यहां पर हम देखेंगे 32 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के सदस्य इसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो यहां पर देखिए कि इलेक्शन, अब यह क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर यूपीएससी के अंदर भी पूछा जाता है, सामान्य तौर पर अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होगा। तो याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर,
लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टोरल मेंबर, याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। और तीसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जे.एंड.के वहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरीज की, वह इनके अंदर हिस्सा होते हैं। ये हो गया हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्टेड कॉलेज क्या होता है, जो इलेक्टरल कॉलेज होता है जहाँ से हमारा प्रेसिडेंट चुनाव जीतता है, उसके ये सारे आयाम यहाँ पर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होगा। अब यहां पर जो बड़ा टेक्निकल शब्द यहां पर आ जाता है मित्रों, वो यही हो जाता है। जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एमएलए और एमपीज के वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। मान लीजिए आप यहां पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 200 एमएलए हैं और राजस्थान की जनसंख्या जो है हमारे पास 2 लाख है। हम एज्यूम कर रहे हैं, या 20 यहां पर हम कर लेते हैं, 20 एमएलए हैं और 2 लाख यहां की जनसंख्या है। अब यहां पर है कि देखो हर स्टेट के एमएलए के वोट का वैल्यू अलग अलग होगा। यही यहां पर टेक्निकल वर्ड से जो आपको पकड़ना है, निर्वाचन मंडल का जब हम बात करते हैं तो यही टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको हमें पता करना होगा। और इन्हीं के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे एमएलए और एमपीज के वोट के वैल्यू वहां पर अलग अलग होते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे हमने राजस्थान लिया है। अब यहां देखिए कि राजस्थान के एक एमएलए का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ एन एमएलए। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कितनी है हमारे पास आ गई, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। डिवाइड कितना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लीजिए, यानी एमएलए कितने हैं 20 इंटू 1/1000। 2 जीरो 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दी, 1 से हमने 1 काट दिया, यानी कि अब क्या हो गया 10 यहां पर आ गया। यानी कि राजस्थान के एक एमएलए 1 एमएलए का वोट वैल्यू बराबर 10 होगा। अब यहां पर याद रखिएगा कि 10 होने का मतलब यह नहीं है मित्रों कि वह एमएलए 10 वोट डालेगा, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब। यहां पर यह है कि उसके एक वोट का वैल्यू 10 होगा, यानी वह एक वोट 10 वोट्स के बराबर उसका होगा, उसका वैल्यू 10 होगा। यहां पर यह देखना है हमें। ऐसे ही सारे स्टेट्स का हम निकालते हैं और वह इन वोटों के वैल्यू के आधार पर फिर ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब इनका कितना वोट वैल्यू राजस्थान का हो रहा है। तो यहां पर एक एमएलए का वोट वैल्यू 10 होगा। इस प्रकार के वोट वैल्यू वहां पर निकाला जाता है। दूसरा देखिए अब एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या सिस्टम होता है। हम राजस्थान ही लिए तो राजस्थान को यहां पर भी ले लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज इन ऑल स्टेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि सारे जो राज्य हैं दिल्ली और पुडुचेरी सबको मिलाकर वहां के एमएलए के कुछ वोट वैल्यू, यानी हम इसको भी 2 लाख ही ले लेते हैं, मानकर चल रहे हैं, हम तो एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हम यहां पर भी टोटल ये 200 मानकर चलते हैं, ठीक है। 200 मेंबर हम मानकर चल रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। वैसे तो हम 776 होते हैं, ये अलग अलग है, इसका अलग प्रोसीजर है, लेकिन यहां पर हम काट देखिए 2 काट दिए, यानी कि 1000, यानी कि इनका वैल्यू कितना हो गया, एक एमपी का वैल्यू कितना हो गया 1000 के बराबर हो गया। ये वैल्यू निकाला जाता है। अब राजस्थान के एक एमएलए का वैल्यू कितना हो गया, वोट का वैल्यू कितना है 10, और एक एमपी के वोट का वैल्यू 1000 है। अब इस 1000 को 776 से काउंटिंग करके ये टोटल वैल्यू निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के प्रोसीजर से, इस प्रकार के जटिल प्रोसीजर से ये निकलता है, ये प्रोसीजर से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब जैसे 10 है तो 20 एमएलए हैं तो 20 इंटू 10 का लिया जाएगा 0, 10 दूनी 20, 200। उस प्रकार से एक डिवीजन के प्रक्रिया से ये वोटिंग का वैल्यू निकाला जाता है।
यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे O2 का वैल्यू निकाला जाता है। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनिए आप। जब हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को सुनते हैं तो एक जो MLA वोट डालेगा, मान लीजिए कि 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए देखते हैं। MLA हो गया, 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, A B C D E और F। इसने आया, इसको A को 1 दे दिया, इसको तीसरा दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 6 दे दिया। यानी कि इस प्रक्रिया से ये गुजरेंगे। दूसरा आया, वही क्रम चलेगा, कुछ 2 दे दिया, कोई 3 दे दिया, 1 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 2 दे दिया, ऐसे ये प्रक्रिया से ये चलता रहेगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए इस A को अब वोट प्राप्त हो गए हैं। हमारा यहाँ पर कोटा जो था, हमने देखा था कि 50 का कोटा है। इसको यहाँ पर 40 वोट प्राप्त हो गए हैं, इसको 30 प्राप्त हो गए हैं, इसको 20 प्राप्त हो गए, इसको 10 हो गए, इसको 5 हो गए। अब ये पहला जो व्यक्ति है A, इसने 50% 50+1 नहीं लिया है, तो अब क्या किया जाएगा, जिसको सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं उसको हटा दिया जाएगा, और इसके सेकंड प्रेफरेंस में, इसने सेकंड प्रेफरेंस में जिसको वोट दिया है वह इसके वोट डिवाइड हो जाएंगे इन चारों में। यानी कि अब इन चारों को कौन से क्रम में रखा है इसने, ये वोट इसके डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद भी मान लो इसको 45 मिलता है, फिर भी जो सबसे कम होला होगा उसको हटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद भी मान लो इसको 48 मिलता है, फिर इसको हटा दिया जाएगा। ऐसे करके जब तक ये प्रक्रिया एकल संक्रमण यानी ये वोट एक ट्रांसफर होते रहते हैं, और ये जब तक रहते हैं जब तक उसको कोटे का जो कोटा प्राप्त 50+1 प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के निर्वाचन में चलती रहती है। इसको अगर हम इस प्रकार से देखें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है, और यहां पर जो वरीयता दे रहे हैं, जो क्रम डिसाइड कर रहे हैं, जो ये क्रम उम्मीदवारों के बीच उनकी पसंद के अकॉर्डिंग किया जाता है। प्रथम चक्कर की मतगणना, फर्स्ट पेज की मतगणना होती है, वोटिंग काउंटिंग होती है उसमें, नहीं तो सेकंड पेज की होती है, फिर थर्ड पेज की होती है। डेट द कंटिन्यूअसली डेट प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक कि उसका कोटा उसको प्राप्त नहीं हो जाता। हमने जैसा कि ये देखा कि मान लो जिसका सबसे कम वोट होता है उसको सिस्टम से हटा दिया जाता है, और उसके साथ ये क्रम चलता रहता है, और ये जब तक चलता रहता है जबकि एक उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त न हो जाए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यही होता है कि एक से दूसरे के पास वो ट्रांसफर हो जाते हैं वोट, इस कारण से हम इसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बोलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार की जो राष्ट्रपति की जो ये प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है, संपन्न होती रहती है, लेकिन ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इसकी क्रिटिसिज्म, इसकी आलोचना भी हम कर सकते हैं। इसका क्रिटिसिज्म हम कैसे करेंगे? अनक्लियर है, अरे भाई पहली बार में समझ में ही नहीं आ रही तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स है, और इसके कारण जो पब्लिक है इसको समझ नहीं पाती है। पहला कारण आप ये कर सकते हो, डेमोक्रेसी की हम जब बात करते हैं तो डेमोक्रेसी मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। यानी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के
अनुकूल नहीं है। और भारत ने इंडिया एडॉप्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये प्रोसीजर रखा गया, ये अलग बात है, हमने समझा दिया कि क्यों अपनाया गया है। इसलिए अपनाया गया था क्योंकि टू सेंटर ऑफ पावर ना हो जाए। और तीसरा देखेंगे कि उनको कर्म करना पड़ता है 2, 3, 4, ये कितना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी जातियों, धर्मों, all the religious caste and the ethnicity will be inculcated in Indian political system. When we talk about the diversity of the Indian political system, we can find how the Indian democratic system adopt all of that things. All the religious groups, all the ethnic groups, all the caste classes in the indirect election procedure of the president of India will adopt all the groups, all the ethnicities in a particular election procedure. So इससे हमारी डाइवर्सिटी बनी रहती है। यह हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को हमने देखा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।